नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग हैं वो कक्षा 11 की जो अंतरा पुस्तक है बाघ भैस्ट, उसमें नागार्जुन जी की एक बहुत ही शानदार कविता जोड़ी गई है, बादल को गिरते देखा है। उस कविता के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन कवि का परिचय अपन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको वाकई महसूस होगा कि हाँ बढ़िया चीज़ बताई है। तो नागार्जुन जी का जन्म ध्यान रखना 1911 में, देहांत हुआ था 1998 में। हर कवि लेखक का ये तो अपन को कंठस्थ करना ही होगा। अब देखिए, नागार्जुन का जो जन्म है वो तोरानी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के ये निवासी थे। यानी मधुबनी जिले में एक तोरानी गांव था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। जन्म इनका ननिहाल में 1911 में सतलखा गांव में हुआ था, दरभंगा जिले में। ठीक है, ननिहाल सतलखा ये गांव है, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ। मूल नाम इनका बहुत ध्यान से याद करना, द्वितीय श्रेणी में ये प्रश्न या मानो छप गया। मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। दूसरी बात, लोग प्यार से इन्हें क्या है कि बाबा भी कह करके पुकारते थे, और अंधविश्वासपूर्ण इनका एक बार नाम ढक्कन भी पड़ गया था। ठीक है, और वैद्यनाथ मिश्र है वो इनका मूल नाम है। दूसरी बात, जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था 1936 में, श्रीलंका गए थे, 38 में वापस आए थे। देख लो नीचे लिखा हुआ, 1936 में श्रीलंका गए, बौद्ध धर्म से दीक्षित हो गए। 1938 में वो स्वदेश लौटे तो इनका नामकरण क्या मिला? नागार्जुन। बौद्ध धर्म ने इनका नामकरण क्या कर दिया? नागार्जुन कर दिया। आई बात समझ में? आगे देखो, ये एक्चुअल में क्या थे? फक्कड़पन और घुमक्कड़ी उनके जीवन में की एक प्रमुख विशेषता रही है। कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण कराए ये यानी मतलब घूमते बहुत थे। क्या है कि बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो भ्रमण पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, यानी अनुभव के द्वारा वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, न कि रटी रटाई किताबी नॉलेज इस प्रकार का नहीं। वो घूमने में ज़्यादा भरोसा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से राहुल शंकरतैन जो रहे थे वो भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। मूल नाम उनका भी केदारनाथ पांडे था, फिर उनका नाम राहुल शंकरतैन हो गया। वो भी काफ़ी घूमते थे। तो ध्यान रखना, राहुल शंकरतैन, नागार्जुन और अगेय को घुमक्कड़ की वृहद त्रय में शामिल किया गया। इनको घुमक्कड़ की वृहद त्रय में है। ये तीनों ही लोग घूमते रहते थे, टिकते नहीं थे एक जगह। राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा था। जेल जाने के पीछे रीजन ये था कि ये जयप्रकाश नारायण था ना, उनके तो ये समर्थक रहे थे। और दूसरी बात, इंदिरा गांधी के ये विरोध में कविताएं लिखते थे। एक छोटी सी कविता उन्होंने इंदिरा जी के विरोध में लिख डाली कि इंदू जी क्या हुआ आपको। तो बाबा जी को कहाँ जाना पड़ा? जेल में जाना पड़ा। सन 1935 में उन्होंने दीपक एक मासिक पत्रिका थी उसके संपादक कार्य में जुड़े, और 1942 में विश्व बिंदु एक पत्रिका प्रकाशित होती थी। उस विश्व बिंदु में इनकी पहली कविता राम के प्रति है ना, वो प्रकाशित हुई थी। जो कि ये विश्व बिंदु है वो लाहौर से प्रकाशित होती थी, और इसमें उनकी क्या हुआ, पहली कविता राम के प्रति प्रकाशित हुई। ध्यान रखना इस बात का। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, द्वितीय श्रेणी में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये अपनी मातृभाषा मैथिली में यात्री के नाम से लिखते थे। ये मानो ये प्रश्न भी छप गया, गारंटी से कह रहा हूँ ये प्रश्न भी छप गया। आप इनको भी नोट कीजिएगा, अंडरलाइन करते चलिएगा साथ साथ। तो मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे? यात्री के नाम से लिखते थे। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ, उनके महत्वपूर्ण, इनका पहला काव्य संग्रह अगर पूछ लिया जाए ना तो वो चित्रा था। ये किस भाषा में है? मैथिली भाषा में लिखा गया है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगला में भी काव्य रचना की। क्यों? क्योंकि मैथिली भाषा उत्तर बिहार की साइड की है, तो वहाँ पर टच में बंगला भी पड़ती है, तो बंगला भी इन्हें आती थी। हिंदी में तो ये बहुत बाद में आए थे। लोक जीवन और प्रकृति के समकालीन राजनीतिक उनके रचनाओं के मुख्य विशेष रहे थे। लोक जीवन भी है, प्रकृति भी है, और समकालीन राजनीति में तो मुख्य इनका हाथ था ही। विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को एक नया आयाम देती है। छायावादोत्तर काल का मतलब प्रगतिवाद। प्रगतिवादी काल में ये अकेले ऐसे कवि थे जिनकी रचनाएं गांव की चौपालों से लेकर के विद्वानों की बैठकों के तक समान रूप से ये आदर पाते थे। इसका समझने की कोशिश कीजिए इस पंक्ति को। गांव की चौपाल मतलब गांव के ग्रामीण लोग हैं, वो भी इनकी भाषा कविताओं को समझ जाते थे, और विद्वान तो समझते ही समझते थे, क्योंकि इन्होंने लोक भाषा के शब्द हैं वो भी इसमें डाले हैं, लोकोक्ति मुहावरे वगैरह जो ग्रामीण अंचल में प्रयुक्त होते हैं।
जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई उनकी कविताओं में इतनी सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली होती थी कि पाठकों का मानस लोक में तत्काल बस जाती थी। और नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग्य भी मिलता है। इसके कारण इनको आधुनिक युग का क्या कहा जाता है, कबीर भी कहा जाता है। और नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर नामवर सिंह के द्वारा कहा गया था। ठीक है। और वैसे आधुनिक युग का कबीर की अगर चर्चा करें तो अगेय जी को भी कहा जाता है इस प्रकार से। अगेय जी को आई थिंक प्रभाकर माचुए ने कहा था और इनको नामवर सिंह के द्वारा कहा गया था। तो ये व्याख्याता वर्ती के लिए अच्छा प्रश्न है। जनहित के लिए प्रतिबद्धता इनकी कविता की मुख्य विशेषता है। जनता के लिए ये मतलब लड़ भिड़ते थे, मतलब सिस्टम से, प्रशासन से, सरकार से। ऐसी ऐसी रचनाएं वे लिख डालते थे। अब देखिए आगे, नागार्जुन ने छंदबद्ध भी रचनाएं लिखी हैं और छंद मुक्त दोनों प्रकार की इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। उनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानगी और जीवंतता भी मिलती है। इसी कारण से ये गांव के चौपालों और विद्वानों की बैठकों में समान रूप से आदर पाती थी। पत्रहीन नग्नगाच्छ इनका मैथिली काव्य संग्रह है जिसपे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। व्याख्याता वर्ती के लिए अच्छा प्रश्न है। इसके अलावा इनको उत्तर प्रदेश सरकार से भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार से मैथिली क्षण गुप्त पुरस्कार, बिहार सरकार ने राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया और दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी उन्हें मिला है। इस ये जो पैराग्राफ है ना, अच्छी तरीके से रट लेना, एक प्रश्न पक्का व्याख्याता वर्ती में मिलेगा कि नागार्जुन को किस भाषा में के काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये मैथिली कविता संग्रह है, ध्यान रखना, हिंदी मत कर देना वहां पर। मैथिली, पत्रहीन नग्नगाच्छ अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर पूछ लिया जाए बाई चांस कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया, भारत भारती। मध्य प्रदेश ने मैथिली क्षण गुप्त, बिहार ने राजेंद्र प्रसाद यादव, ये पुरस्कार इनको मिले थे। और दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी इन्हें मिला था। इस बात का अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझ समझ के करना है। यहाँ पर दे दिया कि भाई राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार किस राज्य की सरकार ने दिया, वहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली ये ऑप्शन मिलेंगे। तो ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। मैथिली क्षण गुप्त पुरस्कार, वैसे मैथिली क्षण गुप्त चिरगांव झांसी के थे, परंतु ये झांसी वर्तमान में यूपी में है, लेकिन वो उस समय बुंदेलखंड का हिस्सा हुआ करती थी तो वो एमपी में माना जाता था। समझ रहे हो ना बात को, मालवा का क्षेत्र। और भारत भारती तो आपको पता ही मैथिली क्षण गुप्त की रचना इसलिए उत्तर प्रदेश की हो ही गई। ठीक है। अब अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की चर्चा करूंगा। देखिए रचनाएं बहुत शानदार लिखी हैं इन्होंने। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रतन गरबा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका हुआ कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भस्वांकुर, ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह। इनके अलावा इन्होंने क्या है कि उपन्यास भी लिखे हैं। जैसे देखिए बलचमना, रतिनाथ की चाची, कुंभिपाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे। तो ध्यान रखना, वरुण के बेटे इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि मछुआरों की जीवन शैली पर लिखा गया उपन्यास है। दूसरी बात, हीरक जयंती है, दुख मोचन है, इमृतिया है, गरीबदास है, पारो है, जमनिया का बाबा है, ये भी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ये एक और प्रसिद्ध उपन्यास आपको मैं बतला दूं इनके बारे में, जैसे बाबा बटेरनाथ, इनका एक उपन्यास है जिसमें एक वटवृक्ष है, उसको ही उस उपन्यास का नायक बनाया गया, वटवृक्ष को, बाबा बटेरनाथ, आप लिख लीजिएगा। और ये जो रतिनाथ की चाची है ना, ये नारी शोषण के जीवन पर लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है, रतिनाथ की चाची। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ध्यान रखना कि बलचमना, रतिनाथ की चाची, कुंभिपाक है, नई पौधे, बाबा बटेरनाथ है, दुखमोचन, वरुण के बेटे, हीरक जयंती और उग्रतारा, इमृतिया, गरीबदास, पारो, जमनिया का बाबा, ये इनके प्रसिद्ध क्या हैं, उपन्यास हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, द्वितीय श्रेणी में यह पूछा जाएगा, कोई ना कोई चैप्टर से जरूर उठा के पूछेगा कि फलां लेखक क्या कवि की जो रचनावली है वो कितने खंडों में है। तो नागार्जुन जी की 7 खंडों में है। सभी की एक पन्ने में लिख लो आप लोग, ताकि दो रोज सुबह सुबह एक बार क्या है कि रिवीजन कर लिया करो मुंह धोने से पहले, ताकि वो 5-7 दिन में आपके क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। एक प्रश्न यहाँ से पक्का मिलना है द्वितीय श्रेणी में, देख लेना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ उनकी बादल को गिरते देखा हुआ कविता संकलित की गई है और इस कविता में उन्होंने बादल के कोमल और कठोर दोनों ही रूपों का बहुत ही शानदार वर्णन किया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियां, झीलों, झरनों, देवदारू के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों का जीवन का यथार्थ चित्रण भी किया है। किन्नर किन्नरियां होती हैं ना, वो देवता मानी जाती हैं। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला की परंपरा से यह जुड़ती भी है।
तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बन सकता है कि बादल से गिरते देखा ये कविता किस किस कवि के परंपरा से जुड़ती है, तो कालिदास और निराला। अब महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं इनके बारे में, वो भी बतला दूं कि नागार्जुन की प्रथम कविता राम के प्रति विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मैं बता भी चुका हूं पीछे। नागार्जुन के द्वारा मैथिली में रचित काव्य संग्रह पहला काव्य संग्रह चित्रा है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है, जबकि अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। इस बात को भी नोट कीजिएगा। नागार्जुन का भस्मांकुर है ये खंड काव्य है जो ब्रव्य छंद में लिखा गया है। महत्वपूर्ण कथन है। अकाल और उसके बाद नागार्जुन की एक लंबी कविता है। नागार्जुन की कविताओं को बच्चन सिंह ने नुक्कड़ कविता कहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, व्याख्याता वृत्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नागार्जुन की कविताओं को बच्चन सिंह ने नुक्कड़ कविताएं कहा है। नागार्जुन को आशावादी कवि भी कहा जाता है। व्यंग्य के कारण आधुनिक युग का कबीर इनको नामवर सिंह के द्वारा कहा गया था। नागार्जुन का काव्य मूल रूप से मार्क्सवाद से बहुत ही प्रभावित है। इंदु जी क्या हुआ आपको इंदिरा गांधी को राजनीतिक आरोप लगा करके, आक्षेप लगा करके लिखी गई रचना है। इसके अलावा इनकी एक बहुत ही लंबी कविता है भूमिजा नाम से, जो कि इनकी मृत्यु उपरांत प्रकाशित हुई थी। सोमदेव और शोभाकांत के द्वारा इसको संपादित किया गया था। नागार्जुन राहुल शांकरतैन और अज्ञेय घुमक्कड़ी त्रय में माने जाते हैं। ये घूमने वाले विद्वान थे तीनों ही। अब इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां जो कि अक्सर नेट जेआरएफ और व्याख्याता भर्ती में पूछी जाती हैं, देख लेना। व्याख्याता नेट जेआरएफ में तो हजारों बार ये पंक्तियां पूछी गई हैं। तो देखिएगा, अपन इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रुई रही उदास है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास है। हजारों बार नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और केवीएस में पूछी गई पंक्ति है। आगे देखिए। चाट रहे हैं कुछ प्राणी बाहर जूठन के दोने, चहक रहे हैं अंदर ये लक्ष्मी के पुत्र सलोने। गोदामों में अन्न कैद है और पेट है खाली, भूख पिशाचिनी बजा रही है द्वार द्वार पर थाली। कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से, आज तुम रोया या फिर अज रोया। खादी के मलमल से अपने साठ गांठ कर डाली है, बिड़ला टाटा डालमिया के 30 दिन दिवाली है। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इतनी ज्यादा प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि आपको क्या बताऊं मित्रों, मजा आ जाता है ये पंक्तियां पढ़िए। तो इससे भी ज्यादा अगर नागार्जुन जी के बारे में आपको और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप प्ले लिस्ट में से एक कवि परिचय नाम करके मेरा फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें से आप जरूर पढ़िएगा। आपको बहुत सा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। वैसे अधिकांश तो मैंने कर भी दिया है। अब कविता की ओर चलते हैं। बादल को गिरते देखा, बहुत प्यारी कविता है कि देखिए, बादल को गिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे इस शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। अमल धवल के, बहुत प्यारी पंक्ति है, देखिएगा। अमल धवल के गिरी शिखरों पर, अमल का मतलब निर्मल होता है, धवल का मतलब सफेद होता है, गिरी का मतलब पर्वत होता है, शिखर का मतलब चोटी होता है। तो यहाँ पर पंक्ति को समझिएगा। कवि यहाँ पर प्राकृतिक जो परिवेश है, प्रकृति का जो दृश्य है, उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मैंने आज निर्मल और सफेद हिमालय की चोटियों में, गिरी यहाँ पर हिमालय के लिए आया है, वैसे पर्वतों के लिए होता है। आज मैंने, कवि कहता है कि आज मैंने निर्मल और सफेद हिमालय की चोटियों पर बादल को गिरते हुए देखा है, और छोटे छोटे मोती जैसे, यानी वहां पर बादल के छोटे छोटे जो बरसात की बूंदे हैं ना, वो मोती के जैसी लग रही हैं, कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, कि मैंने बरसात की छोटी छोटी शीतल बूंदों को, जो बर्फ के कण के समान है, वो ऐसे लग रहे थे शीतल तुहिन कणों को, यानी बरसात की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो शीतल बर्फ के कण के समान लग रही हैं मानसरोवर के उन स्वर्णिम पर। मानसरोवर वहाँ पर झील है। आगे कवि कहता है कि मैंने उसको मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर गिरते देखा है, मानसरोवर के उन स्वर्णिम यानी सुनहरे कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। आशा करता हूँ कि पद्य आराम से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कवि एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछेगा आपको, मैं वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए देता हूँ कि यहाँ पर प्रश्न यूं बनेगा कि छोटे छोटे मोती जैसे शीतल तुहिन कणों को उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। कहाँ के स्वर्णिम कमलों पर गिरते हुए देखा है? मानसरोवर के जो किनारे जो स्वर्णिम कमल बने हुए हैं, सुनहरे कमल जो बने हुए हैं, उन कमलों पर गिरते हुए देखा है। और अमल धवलगिरी के शिखरों पर, यानी निर्मल और सफेद हिमालय की चोटियों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उस शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है।
वर्षा होने से वहाँ पर जो छोटी छोटी बूंदें थी ना, वो छोटी छोटी बूंदें किसके समान बतलाया है? छोटे छोटे मोती के समान उन बूंदों को संज्ञा क्या दी है? मोती के समान जो बूंदें थी वो शीतल बर्फ के कण के समान ऐसे लग रही थी। वो कैसे लग रही थी? छोटे छोटे मोती की जैसी जो बरसात की बूंदें थी वह एक मतलब बर्फ के कण के समान लग रही थी। मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा और उन्हीं बूंदों को मैंने, उन शीतल जो बूंदे या शीतल कण जो ओस के कण या फिर बर्फ के कण या फिर वर्षा की जो बूंदे हैं, उनको मानसरोवर के सुनहरे स्वर्णिम सुनहरे नहीं स्वर्णिम या फिर सुनहले जो कमल हैं उन पर गिरते हुए देखा है। यानी सुनहले जो कमल हैं उनके पत्तों पर गिरते हुए देखा है। तो उनके पत्तों पर कौन गिर रही थी? बरसात की बूंदें थी। बरसात होने से उसकी छोटी छोटी बूंदें शीतल बर्फ के कण के समान वो लग रही थी। और वो बर्फ के शीतल कण हैं वो मानसरोवर के किनारे लगे हुए सुनहले कमलों पर गिरते हुए मैंने देखा है। तो आशा करता हूँ पद्य में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ आपको। आगे देखिए, क्यों खड़ी बोली कविता बहुत प्यारी कविता है। उतुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें, उसके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर के पावस की उम्मस से व्याकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। बहुत प्यारा पद्य है, समझिएगा। तो उतुंग का मतलब होता है बहुत ऊंचा, यानी ऊंचा हिमालय के कंधों पर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऊंचे हिमालय के कंधों पर, अर्थात ऊंची ऊंची जो घाटियां होती है ना, वहां पर ऊंचे हिमालय के कंधों पर यानी ऊंची ऊंची घाटियों पर छोटी बड़ी झीलें हैं। यानी वहां पर क्या है? छोटी बड़ी अनेक झीलें बनी हुई हैं। और उन झीलों में पानी कैसा है? उनके श्यामल नील सलील, सलील होता है जल, और उनके मैंने श्यामल और नीले रंग के पानी को, नीले रंग का जो पानी है उसमें समतल देशों में, समतल देशों मतलब मैदानी क्षेत्र जो होता है ना, मैदानी क्षेत्रों यानी मैदानी क्षेत्रों से वर्षा की उम्मस से वे समतल देशों से आकर के, यानी समतल देशों से आए हुए पक्षी हैं जो पावस पावस होती है बरसात, उम्मस होती है गर्मी। तो बरसात की जो उम्मस है उससे व्याकुल होकर के तिक्त मधुर, तिक्त मधुर का मतलब होता है, तिक्त का मतलब कड़वा और मधुर का मतलब होता है मीठा। वहां पर कड़वे और मीठे विस्तंतु खोजते हुए मैंने किसको देखा है? हंसों को तिरते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। आशा करता हूँ आराम से समझ में आई होगी। यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहना चाह रहे हैं? कवि यहाँ पर हिमालय की झीलों में जो कमलनाड़ होते हैं ना, उसको, कमलनाड़ों को के जो रेशे होते हैं उसको हंस जो होते हैं ना, हंस, वो उनसे रस खींचते रहते हैं। तो वहाँ पर हंसों को तिरते हुए देखा है। मानसरोवर की जो झील है वहाँ पर, हिमालय में छोटी बड़ी झीलें हैं। तो देखिए, उतुंग हिमालय के कंधों पर यानी ऊंचे हिमालय के कंधों पर, अर्थात ऊंची ऊंची जो घाटियां हैं, अनेक छोटी बड़ी जो झीलें हैं, उन घाटियों में छोटी बड़ी अनेक झीलें हैं। और उन झीलों में श्यामल और नील सलील, श्यामल और नीला जल है वो उसमें भरा हुआ है। तो उस जल में समतल देशों से आकर के, समतल यानी मैदानी क्षेत्रों से, समतल देशों से आकर मैदानी क्षेत्रों से आकर के पावस की उम्मस से व्याकुल, यानी बरसात की उम्मस होती है उससे व्याकुल होकर के कठोर, कठोर और मधुर, तिक्त, मधुर यानी कठोर यानी कड़वा होगा यहाँ पर, तिक्त यानी कड़वा और मीठा विस्तंतु खोजते हुए देखा है। यहाँ पर कड़वे और मीठे विस्तंतु खोजते हुए हंसों को मैंने तिरते हुए देखा है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते किसको देखा है? तो हंसों को देखा है। ये पक्षी कहाँ से आते हैं? समतल देशों से आते हैं। और कहाँ, किस वजह से वो समतल देशों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं? पावस की गर्मी यानी बरसात के बाद में उमस की जो गर्मी होती है उससे वो व्याकुल हो जाते हैं हंस, और वह कड़वे और मीठे विष तंतु को खोजते हुए, यानी कमलनाल के डंठल होते हैं उनको चूसते हुए उसने देखा है कि उससे वो रस खींच रहे हैं। तो इस सुंदर दृश्य का कवि है वो बहुत ही रोचक तरीके से वर्णन किया है। और मैं भी आशा करता हूँ कि आपको ये बात भी आराम से समझ में आई होगी। यहाँ पर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तुंग हिमालय के कंधों पर, यानी किसके कंधों पर छोटी बड़ी झीलें हैं? तो ऊंचे हिमालय के कंधों पर है। और उसमें जल कैसा भरा हुआ है? श्यामल और नीला जल भरा हुआ है। और पक्षी कहाँ से आते हैं? समतल देशों से। कौन से पक्षी आते हैं? हंस आते हैं। तो आशा करता हूँ इस पर मैं आपको वादा करता हूँ पद्य में आपका किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न किसी भी हालात में गलत नहीं होगा। गद्य को बार बार पढ़ते रहिएगा, उसमें पता नहीं सारा कहाँ से क्या बना लेता है। आगे देखो, बहुत ही प्यारा वर्णन है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि बसंत ऋतु का सुप्रभात था, यानी सवेरा हो रहा था। मंद मंद था अनिल बह रहा, यानी धीरे धीरे क्या थी? हवा बिल्कुल चल रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण यानी सवेरे का जो सूर्य है ना, बालारुण, वो सवेरे का जो सूर्य है उसकी यानी अच्छी अच्छी मृदु मीठी मीठी किरणें निकल रही थी। अगल बगल में स्वर्णिम शिखरों पर, अगल बगल में जो सोने के शिखर थी यानी चोटियां थी, यानी हिमालय पर्वत की जो चोटियां थी वो सोने के समान लग रही थी। एक दूसरे से विरहित होकर के, अलग रह करके ही जिसको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस और चकवा चकवी का बंद हुआ ये क्रंदन।
तो एक बार यहाँ तक समझिएगा आप लोग कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था। ऋतु वसंत थी, वसंत ऋतु थी, उसमें क्या हो रहा था, सुबह हो रही थी। वसंत ऋतु का क्या था, सवेरा हुआ था, यानी सुबह वसंत ऋतु की हुई थी। मंद मंद था अनिल बहरा, और मंद मंद हवा चल रही थी अच्छी। बालारुण की मधुर किरणें थी, और उगते हुए सूर्य, बालारुण मतलब उगते हुए सूर्य की किरणें कोमल थी। सूर्य की जो किरणें हैं वो उगते हुए सूर्य की किरणें कोमल थी। और सूर्य की किरणों से क्या था कि अगल बगल में स्वर्णिम शिखर थे, और सूर्य की किरणों के कारण पर्वतीय चोटियों की सुनहली हो गई थी, यानी पर्वत की चोटियां वो सोने की जैसी लग रही थी, यानी सुनहरे शिखर लग रहे थे पर्वत की चोटियों के, एक दूसरे से विरहित होकर के। आगे कवि कहता है कि चकवा और चकवी एकमात्र एक ऐसे पक्षी होते हैं, ध्यान रखना मित्रों, वो एक्चुअल में क्या होता है कि रात्रि जैसे भी होती है तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और सवेरा होता है तब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए क्या कहा है कवि ने, एक दूसरे से विरहित, यानी चकवा और चकवी एक दूसरे से अलग हो गए हैं। उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि एक दूसरे से विरहित होकर अलग रह करके जिसको सारी रात बितानी होती, यानी एक दूसरे से चकवा और चकवी विरहित हो गए, अलग अलग रह करके जिसको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित, यानी रात्रि के समय में। आगे कवि कहता है चकवा और चकवी पक्षी रात्रि काल से सदा अभिशापित है, यानी उनको ये साप दिया हुआ है कि आप रात्रि के समय साथ नहीं रह सकते, बल्कि आप सवेरा होते ही साथ रह सकते हो। तो निशा काल यानी रात्रि के समय वो शापित है, उनको सापग्रस्त है, यानी साप लगा हुआ है, इसलिए वो बेबस हैं। बेबस उस चकवा चकवी का, यानी रात्रि कालीन में उनको साप दिया हुआ है और बेबस होकर के वो रात बिताते हैं। बंद हुआ क्रंदन उनका, यानी सवेरा हुआ तो उनका जो रोना था वो बंद हो गया, क्रंदन यानी क्रुण क्रंदन, रुदन है उनका, वो बंद हो गया। फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे, फिर वो दोनों चकवा और चकवी हैं उस महान मानसरोवर है ना, उस महान सरोवर है, महान सरोवर यहाँ पर मानसरोवर के लिए है, अच्छा प्रश्न बनता है। तो वह सुबह जब मिलते हैं, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शेवालों की हरिद्री, उस मानसरोवर के किनारे, तीरे मतलब किनारे, और शेवालों की हरिद्री, शेवाल बिछे हुए हैं हरे हरे, और एक घास की एक दरी के समान बिछे हुए हैं, वहां पर चकवा और चकवी का पने कले बिछड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि रात्रि काल में जो चीर अभिशापित हैं, यानी रात्रि काल के दौरान वे सदा से अभिशापित होकर के बेबस हो जाते हैं चकवा और चकवी अलग रहने के लिए, यानी यह है कि रात को चकवा और चकवी बिछुड़ जाते हैं और उनका मिलन सुबह होता है। बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, आगे लिखा है अपने साथी के मिलने के कारण वो अब क्या हो गए, चुप हो गए, वो अपना करुण क्रंदन है वो बंद हो गया। आगे कवि कहता है कि फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे कि सुबह होने पर जब वह चकवा और चकवी का क्रंदन जैसे बंद हुआ तो दोनों मिलकर के महान सरोवर के तट पर शेवालों की हरी दरी पर, यानी शेवाल जो मानसरोवर झील है उसके तट पर शेवालों की हरी दरी अर्थात एक हरी हरी घास की एक दरी सी बिछी हुई है, उस पर उन्होंने उनका प्रणय कलह छिड़ते देखा है। तो उन दोनों का प्रेम रूपी जो छेड़छाड़ है, जो मतलब जिसको अपन कह सकते हैं हंसी मजाक है उनकी, वो प्रेम प्रेम भरी जो छेड़छाड़ होती है वो करते हुए मैंने देखा है, बादल को गिरते हुए देखा है। यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं, देखिएगा अपन कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि वह किसका सुप्रभात था, प्रश्न उत्तर निकल के गया वसंत ऋतु का सुप्रभात। मंद मंद क्या बह रहा था, अनिल बह रही थी। किसकी मृदु किरणें थी, बालारुण की, यानी सूर्योदय अभी हुआ था। बालारुण का मतलब क्या हुआ कि अभी भी सूर्य की किरणें निकली हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि अगल बगल में जो पर्वत की शिखर हैं, चोटियां हैं, वो सोने के समान लग रही थी, स्वर्णिम लग रही थी। एक दूसरे से विरहित कौन थे, चकवा और चकवी थे, जो कि क्या अलग अलग रह करके जिसको सारी रात बितानी होती, किसको अलग अलग रह करके सारी रात बितानी होती, चकवा और चकवी को, क्योंकि उनको एक साप था कि निशा काल के चीर अभिशापित, और रात्रि के समय में वो सापग्रस्त हैं, अभिशापित हैं, इसलिए वो बेबस हैं उस चकवा चकवी का, यानी वो बेबस हैं एक दूसरे से अलग रहने के लिए। तो अब क्या हुआ, बंद हुआ क्रंदन उसका। यहाँ पर पूछा जा सकता है किसका क्रंदन बंद हुआ, चकवा चकवी का। फिर उन्होंने महान सरोवर के तीरे, महान सरोवर का मतलब मानसरोवर के किनारे, मानसरोवर झील के किनारे, तीरे यानी किनारे, शेवालों की एक हरी दरी यानी हरी हरी घास की एक दरी सी बिछी हुई, उस पर उनका पढ़ने के लिए छिड़ते प्रणय कलह छिड़ते देखा है, यानी प्रणय मतलब प्रेम रूपी छेड़छाड़ होती है ना, समझ गए हो गया हम तो, ये तो खूब समझते हो। बादल को गिरते देखा है, तो मैंने वहां पर बादल को गिरते हुए देखा। आशा करता हूँ कि पद्य बहुत ही आराम से समझ में आया है। अगला देखिए, दुर्गम बर्फानी घाटी। एक्चुअल में खड़ी बोली कविता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपन को। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, बहुत अच्छा पद्य है। अब यहाँ पर देखिएगा, कवि कहता है कि दुर्गम, जहां पर पहुंचना कठिन हो, कि दुर्गम बर्फ से ढकी हुई घाटियों में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर 7 सहस्त्र, 7 का मतलब
सैकड़ों, सहस्त्र मतलब हजार, यानी दुर्गम, जहाँ पर जाना बहुत कठिन हो, यानी दुर्गम बर्फ की जो घाटियां हैं वहां पर सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर अलकनाभी में उठने वाली, यानी उसकी ऊंचाई पर एक अदृश्य उठने वाली नशीली एक गंध होती है, सुगंध, जिसके पीछे निज ही के उन्मत्त परिमिल से, यानी अलकनाभी में एक ऐसा पशु होता है, मतलब हिरण जो होता है ना, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी सुगंध उसे आती है, परंतु उसको ये पता नहीं होता है कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है। तो अलक नाभि से उठने वाली, यहाँ पर कवि कहता है कि अपनी ही अलक यानी अदृश्य नाभि से उठने वाली जो नशीली सुगंध है, निज ही के उन्माद परिमिल, परिमिल का मतलब सुगंध है, यानी उसकी नशीली सुगंध के पीछे, नशीली सुगंध के पीछे धावित होकर के तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने ही ऊपर चिढ़ते देखा है। तो कवि कहता है कि जो अदृश्य नशीली, जो अदृश्य नाभि में उठने वाली नशीली जो सुगंध है, उन्मंद परिमल, उन्मंद का मतलब नशीली, परिमल का मतलब सुगंध, यानी नशीली सुगंध के पीछे मैंने हिरणों को दौड़ते हुए देखा है, धावित होकर के देखा है। तरल तरुण कस्तूरी मृग हैं, तरल और उच्च श्रेणी की कस्तूरी मृग जो हैं वो सुगंध के लिए, सुगंध को खोजते हुए अपने ही ऊपर क्या है वो चिढ़ते हुए देखा, यानी हिरण ये सोचता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, जबकि उसको ये पता नहीं है कि वो उसकी नाभि से ही वो सुगंध आ रही है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा दौड़ता रहता है, अपने ऊपर ही वो चिढ़ता रहता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। बादल को गिरते देखा है। बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे यहाँ पर, देखना। कितनी फुट की ऊंचाई पूछी जा सकती है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में फुट की ऊंचाई पर शत सहस्त्र यानी सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई में अलकनाभि में उठने वाली, यानी अदृश्य जो नाभि है उसमें उठने वाली निज, यानी अपने ही उन्मंद परिमिल में अपनी ही नशीली सुगंध के पीछे धावित हो होकर के तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर ही चिढ़ते देखा है, यानी वो कौन दौड़ रहा है, हिरण दौड़ रहा है, कि निज के ही उन्मत्त यानी अपने ही खुद के अंदर नशीली सुगंध को सूंघ करके और उसके पीछे दौड़ने के लिए मजबूर होने वाला जो हिरण है वो दौड़ता रहता है। तरल तरुण कस्तूरी मृग है, वो क्या है, तरल और उच्च श्रेणी की कस्तूरी की जो सुगंध है वो उसको आती है, और अपने पर ही उस हिरण को मैंने चिढ़ते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। आशा करता हूँ पद्य आराम से समझ में आया होगा। अगला पद्य और भी शानदार है। कहाँ गया धन कुबेर, यहाँ पर कवि कालिदास से जोड़ेगा, देखना। कहाँ गया धनपति कुबेर और कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रहरी गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता नहीं पर, कौन बताए वह छायामय, बरस पड़ा होगा न कहीं पर। मेघदूत का मतलब मेघ, यहाँ पर समझिएगा इस पद्य को। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर, कि धनपति कुबेर और उसकी कहाँ गई उसकी वह अलका, अलका नगरी है वो कहाँ पर चली गई, यानी धनपति कुबेर हैं और उनकी नगरी कहाँ पर चली गई। नई ठिकाना कालिदास का, यहाँ पर कवि का जो स्वर है, जो भाव है वो निराशा की ओर ले जाते हुए कहता है कि कवि कहते हैं कि कालिदास के द्वारा वर्णित जो आकाश में बहने वाली, नहीं ठिकाना उस कालिदास का, कि कालिदास जो हैं उन्होंने मेघदूत एक काव्य की रचना की थी और उसमें एक मेघदूत का वर्णन किया था। तो नहीं ठिकाना उस कालिदास का व्योम प्रवाही गंगा जल का, यानी उस कालिदास के द्वारा लिखा गया आकाश में बहने वाली एक गंगा जल, यानी मतलब आकाश गंगा है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, कि कवि कहता है कि मैंने उसको बहुत ढूंढा परंतु कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दिया। कौन, मेघदूत का पता कहीं पर है, यानी मुझे उस मेघदूत का कहीं पर भी मुझे पता नहीं लगा। मुझे कौन बताएगा कि मेघदूत के काव्य में यक्ष के द्वारा मेघ कहाँ पर बरसा है, कौन बताइए वह छाया में बरस पड़ा होगा न कहीं, यहीं कहीं, यानी कौन मुझे बताएगा कि वो मेघ है वो कहाँ पर बरस पड़ा हो। इसका किसी को अगर पता हो तो बताना जरूर। जाने दो वह कवि कल्पित था, आगे कवि कहता है कि जाने दीजिए, ये कालिदास की एक मतलब कल्पना मात्र मान करके मैं संतोष कर लेता हूँ। मैंने भी तो भीषण जड़ों में, आगे कवि कहता है, लेकिन मैंने भी तो इस भीषण भयंकर जाड़ों सर्दियों में नभचुंबी आकाश को चूमने वाले कैलाश पर्वत के शीर्ष पर महामेघ को झंझालीन, यानी महान जो मेघ, इसमें झंझालीन का मतलब होता है तूफान, यानी झंझालीन का मतलब क्या होता है, भयंकर जो तूफान आता है ना उसको कहा जाता है झंझालीन, यानी बरसात के साथ में आंधी तूफान होते हैं। कि महामेघ को झंझालीन से गरज गरज भिड़ते देखा है, यानी बादलों को मैंने आपस में भिड़ते हुए देखा है, मैंने बादल को गिरते देखा है। आई बात समझ में। यहाँ पर बस कालिदास का वर्णन किया गया है। यहाँ पर यूं प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पर धनपति कौन है, कुबेर, और उसकी नगरी का नाम क्या है, अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रहरी गंगा जल का, और अगर किसी को पता है कि कालिदास के द्वारा वर्णित आकाश में बहने वाली जो गंगा जल है मतलब आकाश गंगा है वो कहाँ है। आगे कवि कहता है कि बहुत ढूंढा परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कि मैंने तो बहुत ढूंढा
परंतु कहीं पर भी मुझे वो दिखाई नहीं दिया। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ने यहीं पर, कि अब मुझे कौन बताएगा कि मेघदूत के काव्य में यक्ष के द्वारा जो भेजा गया मेघ है वो कहाँ पर बरसा होगा। पर जाने दो वह कवि कल्पित था। आगे कवि कहता है कि जाने दो वो कालिदास की एकमात्र कल्पना ही हो सकती है, कि कालिदास ने यह कल्पना की होगी, ये मान करके मैं संतोष करता हूँ। लेकिन मैंने तो भीषण जाड़ों में, आगे कवि कहता है, लेकिन मैंने तो उसको भयंकर, जो सर्दी होती है ना भीषण जाड़ों में, गगनचुंबी के कैलाश सिर पर महामेघ के झंझालीन से गर्ज गर्ज भिड़ते देखा है। जाने दो कवि कल्पित था। आगे नागार्जुन जी कहते हैं कि जाने दीजिए, वो मान लीजिए कि मतलब कालिदास के द्वारा एक कल्पना मात्र थी, इसको मान करके मैं संतोष करता हूँ। और इसी में जाने दो वह कवि कल्पित था कि मेघदूत का उल्लेख करते हुए जाने दीजिए, हो सकता है ये कालिदास की एक कल्पना मात्र थी। मैंने तो भीषण जाड़ों में, कि मैंने तो इस भयंकर सर्दी में आकाश को चूमने वाली नभचुंबी यानी आकाश चुंबी कैलाश की चोटियों को, कैलाश पर्वत की जो चोटियां हैं उस पर बहुत से बादलों को, महामेघ को, झंझालिनी यानी बहुत से जो बादल हैं उनको, तूफानी हवा, जिसको मतलब झंझालिनी मतलब बरसात के साथ में हवा, यानी तूफानी हवा के गरज गरज करके गिरते हुए बादलों को देखा है मैंने, बादल को गिरते देखा है। तो यहाँ पर अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकते हैं कि कौन वहां पर बरस पड़ा होगा, मेघ बरस पड़ा होगा कहीं पर, और किसकी कल्पना मान करके कवि ने संतोष किया कि कालिदास एक कवि हैं, उन्होंने कल्पना मात्र की होगी। और आकाश को चूमने वाले और किसकी शीर्ष चोटियां, कैलाश पर्वत की शीर्ष चोटियां, महामेघ के झंझालिनी यानी भयंकर जो बरसात होती है। कवि कहता है कि महामेघ यानी मैंने वहां पर बहुत से बड़े बड़े बादलों को तूफानों की हवा के साथ, मैंने तूफानी हवा के साथ में गरज गरज करके गिरते देखा है। किसको देखा है, बादलों को गिरते देखा है। आई बात समझ में। सत सहस्त्र सत सत निर्जर, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। इस यहाँ से प्रश्न पूछने के पूरे चांसेस हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो देखिए, सत सत निर्जर निर्झरनिकल मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों पर छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित। अब यहाँ पर देखते हैं अपन लोग, कवि कहता है कि सत निर्जर निर्झरनिकल, कि सैकड़ों सैकड़ों, सत का मतलब सैकड़ों सैकड़ों, निर्जर का मतलब झरने, निर्जनी मतलब नदियां का कलकल जो स्वर है वो मुखरित देवदारू का कानन, यानी देवदारू का जो कानन है। यहाँ पर कवि कहता है कि सैकड़ों सैकड़ों झरने और नदियों के कलकल ध्वनि से मुखरित देवदारू का कानन है। तो यहाँ पर यह पूछा जा सकता है देवदारू का जो कानन है वो किससे मुखरित है, सैकड़ों झरनों और नदियों की कलकल ध्वनि से मुखरित है। शोणित धवल भोजपत्रों में छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों के कुंतल से साजे इंद्रानील की माला डाले। तो यहाँ पर देखिए शोणित धवल, आगे कवि कहता है, आगे कवि यह वर्णन करता है कि देवदारू के जो जंगल हैं उसमें लाल और सफेद, शोणित का मतलब रक्त होता है जो लाल होता है, और धवल का मतलब सफेद, कि लाल और सफेद भोजपत्रों पर, लाल धवल भोजपत्रों पर यानी लाल और सफेद भोजपत्रों पर छाई हुई कुटी के भीतर, भोजपत्रों कुटिया के भीतर क्या हो कि रंग बिरंगे और सुगंधित, यानी लाल और सफेद भोजपत्रों से छाई हुई जो कुटिया है उसके भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित, उसके भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित जो फूल हैं उसके कुंतल को साजे देखा। रंग बिरंगे फूलों से अपने कुंतल, कुंतल का मतलब होता है केस, अपने ही केसों को सजाते हुए, सजाए हुए कौन बैठे हैं, किन्नर किन्नरियां यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि सत सत निर्झर झरनी कल, कि सैकड़ों झरने और सैकड़ों निर्झरनी मतलब नदियों की कलकल ध्वनि से मुखरित हुआ देवदारू का कानन, देवदारू का कानन है वो सैकड़ों झरनों और नदियों की ध्वनि से मुखरित है। और सफेद शोणित धवल, लाल और सफेद भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, लाल और सफेद भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित जो फूल हैं, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों के कुंतल से, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने केसों को सजाए हुए इंद्रानील की माला डाटे, यानी अपने ही बालों को सजाए रंग बिरंगे फूलों से और सुगंधित फूलों से कुंतल, अपने केसों को सजाए हुए कौन है, किन्नरी किन्नरियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, इंद्रानील की माला डाले, और उन्होंने अपने ही गले में क्या है कि नीलमणि की माला है वो डाल रखी है। शंख सरीखे सुगड़े, अब आगे देखिएगा, शंख सरीखे सुदृढ़ गलों में कानों में कूल्ले लटकाए, और आगे शंख जैसे सुदृढ़ गले में, गलों मतलब शंख सरीखे सुघड़ गलों में, यानी शंख जैसे सुदृढ़ गले में नीलमणि की माला है वो उन्होंने डाल रखी है, और कानों में कूले लटकाए, और उन्होंने अपने कानों में नीलकमल लटकाए हुए हैं, और वेणी में लाल कमल उन्होंने लटकाए
हुए हैं। तो आशा करता हूँ पद्य समझ में आया होगा। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, देवदारू का कानन किससे मुखरित हो रहा है? देवदारू का कानन है वो सैकड़ों नदियों और झरनों से, शोणित धवल भोजपत्रों से, लाल और सफेद भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, यानी रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने केसों को सजाए हुए किन्नर किन्नरियां बैठे हुए हैं और इंद्रानील की माला डाले, और उन्होंने अपने नीलमणि की माला अपने गले में डाल रखी है। शंख सरीखे सुगड़ गालों में, कानों में कूले डाले, और उन्होंने कानों में नीलकमल लटकाए हुए हैं, और शंख के समान गले में नीलमणि की माला उन्होंने डाल रखी है, और कानों में नीलकमल लटकाए हुए हैं, और वेणी में लाल कमल उन्होंने लटका रखे हैं। इंद्रानील की माला डाले, इंद्र अनिल की आना मतलब इंद्रानील का मतलब होता है अपने गले में नीलमणि की माला डाली हुई है उन्होंने, और शंख श्री के सुगड़ गले में और शंख के समान सुदृढ़ गले में नीलमणि की माला डाली है, कानों में कूले लटकाए और कानों में नीलकमल लटकाए हुए हैं, और वेणी चोटी पर लाल कमल उन्होंने लटका रखे हैं। तो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि किस प्रकार की माला उन्होंने डाल रखी है? इंद्रानील की माला डाल रखी है उन्होंने, और शंख के समान सुदृढ़ गले में उन्होंने नीलमणि की जो माला है वो लटका रखी है, कानों में उन्होंने नील कमल लटकाए हुए हैं, और वेणी में लाल कमल लटका रखे हैं। अगला पद्य देखिएगा, सतदल रजत कमल वेणी में। सतदल, सतदल का मतलब होता है कमल को बोलते हैं सतदल, और अपनी चोटी जो है वेणी यानी चोटी में उन्होंने लाल कमल है वो सतदल लाल कमल वेणी में, यानी अपनी जो वेणी है उसमें उन्होंने लाल कमल लटका रखे हैं। रजत रजित मणि खजित कलामय पान पात्र द्रक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर। तो यहाँ पर देखिएगा सतदल लाल कमल वेणी पर, और उन्होंने अपनी वेणी पर लाल कमल लटकाए हुए हैं। रजत रजित मुख खजित कलामय, यहाँ पर कवि है वो किन्नर किन्नरियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लोहित चंदन की त्रिपदी पर, कि लोहित, लोहित होता है मतलब रक्त को बोलते हैं जिसका जो रंग होता है वो लाल होता है, तो लाल चंदन की त्रिपदी पर वो क्या है, किन्नर किन्नरियां बिल्कुल आराम से बैठी हुई हैं, और वो चंदन की त्रिपदी वो बनी किससे है? रजत रचित, यानी वो चांदी से बनी हुई है, और मणि से खजित, और मणियों से उसको सजाया गया है। पान पात्र द्राक्षा सव, और उनके सामने द्राक्षा सव होती है शराब, और उनके सामने अंगूरों से बनी हुई द्राक्षा सव जो शराब है वो उनके सुराही है वो उनके सामने रखी हुई है। पान पात्र द्राक्षा सव पूरित, और उनके सामने जो चांदी की बनाई हुई बनी और मणियों से सजाई हुई एक सुराही है, और उसमें अंगूरों की शराब है वो उसके सामने रखी हुई है। रखे सामने अपने अपने, यानी किन्नर किन्नरियां हैं वो चंदन की बनी हुई त्रिपदी पर बैठे हुए हैं, जो कि चंदन की त्रिपदी है वो चांदी से तो बनी हुई है, मणियों से उसको सजाया गया है, मणियाँ उस पर जड़ी गई हैं, सजाया गया है। उसकी एक सुराही है, पान पात्र का मतलब जिसमें शराब रखी जाती है, उस सुराही में अंगूरों की शराब रखी हुई है, रखे अपने सामने, यानी किन्नर किन्नरियां अपने सामने उस अंगूरों की बनी हुई शराब को रखे हुए बैठे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से पहली पंक्ति यहाँ से आएगी कि लोहित चंदन की त्रिपदी पे, कि किन्नर किन्नरियाँ जो हैं वो लाल चंदन, लोहित का मतलब लाल चंदन की बनी हुई तिपाही पर बैठे हुए हैं, और वो जो लाल तिपाही है वो रजत रजित है, यानी मतलब चांदी से बनी हुई है, और मणि खजित है और उस पे मणियों को जड़ा गया है, और पान पात्र द्राक्षा सव, और वो जो सुराही है कलामय, यानी चांदी से बनी हुई मणियों से उसको सजाया गया है, और वो इतनी कलात्मक है वो सुराही, पान पात्र का मतलब सुराही, द्राक्षा सव यानी अंगूरों से बनी हुई शराब है वो रखे सामने अपने अपने, यानी किन्नर किन्नरियां अपने सामने उसको रख रखा है। और वो जो किन्नर किन्नरियों का जो जोड़ा है वो है नरम दिनाग बाल कस्तूरी मृगछालों पर पलथी मारे, यानी किन्नर किन्नरियों का जो जोड़ा है वो मृगछालों पर पालथी मारे हुए बैठा हुआ, और जो मृगछाल है वो बिल्कुल नरम है, निदाग और दाग से रहित है, यानी उस पर किसी प्रकार का कोई दागे नहीं है। मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मदिरारुण का मतलब जैसे शराब पिया हुआ, यानी मदिरा का पान करने से जो आंखें हैं उनकी लाल लाल हो गई, मदिरारुण आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की, यानी मदिरा पीने से लाल हुई आंखों में उन किन्नर किन्नरियों की जोड़ी जो है उसमें उन्मद यानी मस्ती छाई हुई नजर आती है। उनकी आंखों में क्या है कि मदिरा पी रखी है, इसलिए उनकी आंखों में मस्ती छाई हुई नजर आती है। मृदुल मनोहर अंगुलियों की वंशी पर फिरते देखा है, और वो किन्नर किन्नरियां हैं उन्होंने अपनी कोमल और मनोहर जो अंगुलियां हैं उसको वंशी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। बहुत ही शानदार पद्य है मित्रों। इन दोनों पद्यों से अक्सर प्रश्न पूछे जाएंगे, क्यों कि देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर प्रश्न यहाँ से बनना शुरू होंगे
देखिएगा कि शंख सरीखे सुगड़ गालों में, कि किसके समान सुगड़ गाल हैं, इसके गला है गलों में, सॉरी गालों नहीं गलों में, तो शंख के समान सुदृढ़ गले हैं और उसमें उन्होंने क्या नीलमणि की माला डाल रखी है, कानों में कूले लटकाए और कानों में उन्होंने नीलकमल है वो लटका रखे हैं। तो कानों में किस प्रकार के कमल, नीलकमल है। सद्दल कमल वेणी में, और उसकी वेणी में किस प्रकार के कमल हैं, लाल कमल हैं, उन वो अपनी वेणी में लटकाए हुए हैं। और वो आगे देखिएगा, यहाँ से समझिएगा कि वो जो सुराही है किसकी बनी हुई है, चांदी से रजित है, चांदी से बनी है, मणि खचित है और मणियों को उस पर जड़ा गया है। पान पात्र बोलते हैं सुराही को। और द्रक्षा सव मतलब अंगूरों की शराब उसमें भरी हुई है। रखे सामने अपने अपने, कौन अपने सामने, किन्नर किन्नरियां जो त्रिपदी पर यानी चंदन की तिपाई पर बैठे हुए हैं, उनके सामने चांदी से बनी हुई और मणियों से जड़ी हुई एक सुराही है जिसमें अंगूरों की शराब रखी है, वो अपने अपने सामने रखी हुई है। और शराब, और वो बैठे कहाँ पर हैं, यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि किन्नर किन्नरियां कहाँ पर बैठी हैं। तो मृग छालों पर पल थी मारे, तो वो क्या है कि किन्नर किन्नरियां का जो जोड़ा है वो मृग छालों पर पल थी मारे बैठा है। और मृग की छाल बिल्कुल नरम है, निदाग है यानी दाग से रहित है, उसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। मृग की छाल बिल्कुल नरम और दाग रहित है। बाल कस्तूरी, आगे देखिए, मदिरारुण, मदिरारुण आंखों वाली उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की, और उन्होंने मदिरा पीने से उनकी आंखें वो मदिरारुण यानी लाल लाल, अरुण मदिरा जोर, अरुण यानी मदिरा यानी शराब, अरुण यानी लाल, यानी उनका मदिरा पीने से उसकी आंखें वो कैसी हो गई हैं, लाल लाल हो गई हैं। और उन्मत्त किन्नर किन्नरियां यानी वो नशे में बिल्कुल मदमस्त हो गए हैं, बिल्कुल मस्त लग रहे हैं। उन्मत्त यानी मस्त लग रहे हैं किन्नर किन्नरियां। मृदुल मनोहर उंगलियों से, उनकी किन्नर किन्नरियों की ने अपनी कोमल और मनोहर उंगलियों से वंशी पर फिरते देखा है। उनके मनोहर, मृदुल यानी कोमल और मनोहर जो उंगलियां वो किस पे फिरते देखा है, वंशी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। आशा करता हूं कि पूरी कविता आराम से समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे वो मैंने आपको बतलाए हैं, और वन लाइनर प्रश्नोत्तरी तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और आप अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। किसी भी पद्य में किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो, कोई शब्द में किसी प्रकार का, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।